कल्पना कीजिए, अंधेरी रात का सन्नाटा, पाकिस्तान की सरहद पर हवा में तनाव भरा हुआ है। एक छाया, साधारण सा युवक चुपके से सीमा पार कर रहा है। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं, लेकिन दिल में एक तूफान। कोई नहीं जानता कि ये युवक असल में भारत की रॉ का सबसे घातक हथियार है। एक तरफ वो राजस्थान का रविंद्र कौशिक है, जो कभी थिएटर का जुनूनी कलाकार था, जो स्टेज पर भावनाओं को जीवंत कर देता था। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का सम्मानित अफसर मेजर नबी अहमद शाकिर। एक ही शरीर, दो पूरी तरह अलग जिंदगियां। एक तरफ देशभक्ति की आग, दूसरी तरफ मौत का खेल। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है भारत के सबसे बहादुर जासूस की सच्ची, दर्द भरी, रोमांचक और दिल दहला देने वाली दास्तान, द ब्लैक टाइगर की कहानी। 1971 की बात है। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था। बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। पाकिस्तान की फौज और उसकी जनता बदले की आग में जल रही थी। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में जनरल रात दिन बैठे प्लान बना रहे थे। भारत को कैसे कमजोर करें, कैसे बदला लें। उसी वक्त भारत की नई बनी खुफिया एजेंसी रॉ को एहसास हुआ कि दुश्मन की हर साजिश को रोकने के लिए हमें उसके घर के अंदर घुसना होगा, खासकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। डॉक्टर AQ खान दिन रात एटम बम बनाने में जुटे थे। ये भारत के लिए घातक खतरा बन रहा था। रॉ के अफसरों को समझ आ गया कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपना आदमी भेजना होगा। एक ऐसा डीप कवर एजेंट जो दुश्मन की वर्दी पहनकर, उनकी ही भाषा बोलकर, उनकी ही जिंदगी जीकर सच्चाई जुटाए। तलाश उन्हें ले आई राजस्थान के श्रीगंगानगर में। 11 अप्रैल 1952 को यहाँ एक साधारण परिवार में रविंद्र का जन्म हुआ। शहर बॉर्डर के बिल्कुल पास था। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर की टेंशन देखी थी, फौज की आवाजाही सुनी थी, जंग के माहौल को महसूस किया था। उसके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उसके खून में थी। लेकिन रविंद्र फौजी बनना नहीं चाहता था। वो तो एक कलाकार था। स्टेज पर वो इतना खो जाता था कि दर्शक असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते। 1973 में लखनऊ में एक नाटक का मंचन हो रहा था। रविंद्र ने उसमें एक भारतीय सैनिक का रोल किया। नाटक में दिखाया गया था कि चीन की आर्मी उसे पकड़ लेती है। टॉर्चर के बावजूद वो अपने देश के राज नहीं खोलता, आंसू बहाते, गुस्सा दिखाते, लेकिन देश के प्रति वफादारी कभी नहीं तोड़ते। नाटक खत्म हुआ, तालियां गूंजी, लेकिन हॉल के पिछले हिस्से में कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। वे रॉ के अनुभवी अफसर थे। उन्होंने रविंद्र की आंखों में वो चमक देखी थी जो जासूसों में होती है, इमोशनल सेगमेंटेशन। स्टेज पर रोते तो असली आंसू, गुस्सा करते तो आंखें लाल। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने बैक स्टेज पहुंचकर रविंद्र को अलग ले गए। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे हाँ कह दिया। देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना उसके दिल में था। उसे बताया गया कि दिल्ली आना होगा। घर वालों को नौकरी का बहाना बनाकर वो दिल्ली पहुंच गया। वहां उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। नाम बदल कर रखा गया नबी अहमद शाकिर। 2 साल की कड़ी बेरहम ट्रेनिंग। उर्दू बोली, लिखी, सोची, कुरान की आयतें रट ली, नमाज पढ़ने का हर तरीका सीखा, इस्लाम की हर छोटी बड़ी बारीकी समझ ली। यहाँ तक कि उसका खतना भी करवाया गया ताकि कोई शक ना हो। पाकिस्तान के हर नक्शे को दिमाग में उतार लिया। लाहौर की सिक्की गलियाँ, कराची के बस रूट, क्वेटा के पहाड़ी रास्ते, सब कुछ। रात को नींद नहीं आती थी, फिर भी नक्शे रटता रहता। फिर टेस्टिंग का दौर आया। 7 से 8 अलग अलग देशों में भेजा गया। वहाँ पाकिस्तानियों से दोस्ती की, उनकी बातें सुनी, इन्फॉर्मेशन जुटाई। हर मिशन बिना किसी गलती के पूरा हुआ। हर बार रॉ के अफसर उसकी रिपोर्ट पढ़कर हैरान रह जाते। रविंद्र अब पूरी तरह तैयार था। वो अब नबी अहमद शाकिर बन चुका था। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र ने वो कदम उठाया जो जिंदगी बदल देता है। वो बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। सबसे पहले कवर को मजबूत करना था। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ की पढ़ाई शुरू की। क्लास में बैठकर दोस्तों के साथ घुल मिलकर परीक्षा देकर डिग्री पूरी की। अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब असली लक्ष्य था पाकिस्तानी आर्मी में घुसना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। ये विभाग फौज की नब्ज था। टैंक कहाँ भेजे जा रहे हैं, नए बंकर्स कहाँ बन रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिकों को कितनी सैलरी दी जा रही है, हर जानकारी यहाँ थी। रविंद्र ने अप्लाई किया, कड़ी परीक्षा दी, पहले ही प्रयास में पास हो गया। कमीशन्ड अफसर के तौर पर तैनात किया गया। अब वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बन चुका था। हर दिन वो दोहरी जिंदगी जी रहा था। ऑफिस में काम करता, जनरलों के साथ बातें करता, लेकिन हर छोटी बड़ी जानकारी भारत भेजता। उस जमाने में कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट नहीं था। इनविजिबल इंक से खत लिखता, पहले कुवैत या दुबई भेजता, वहां से रॉ के एजेंट दिल्ली पहुंचाते। हर खत लिखते वक्त हाथ कांपते थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म।
कवर और मजबूत करने के लिए उसने वहां शादी भी कर ली, स्थानीय लड़की अमानत से। एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह पाकिस्तानी बन चुका था। पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी, कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये शख्स भारत का जासूस है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन रात को अकेले में वो चुपके से भारत की याद करता, अपने परिवार की फोटो देखता और खुद से कहता, बस थोड़ा और, देश के लिए। 1979 से 1983 तक का वो सुनहरा दौर। मेजर नबी अहमद शाकिर अब पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसरों के बीच बैठता था, ISI के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करता, रॉ को वो खबरें भेजता जो किसी और के बस की नहीं थी। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, कहूता रिसर्च लैब्स की अंदरूनी डिटेल्स, डॉक्टर AQ खान की प्रोग्रेस, आर्मी की मूवमेंट्स, राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली साजिशें। उसकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और समय पर थीं कि भारत ने कई अचानक हमलों को रोक लिया। हजारों भारतीय सैनिकों की जान बच गई। जब ये रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ये हमारा ब्लैक टाइगर है। रविंद्र पाकिस्तान में 8 साल बिता चुका था। 3-4 बार वो भारत भी आया, दुबई के रास्ते। परिवार को बताया कि दुबई में अच्छी जॉब है। चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन हर बार खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर भी वो हंसता रहा, क्योंकि देश की सुरक्षा उसके हाथों में थी। फिर सितंबर 1983 में किस्मत ने करवट बदली। रॉ ने एक नया कम तजुर्बे वाला एजेंट भेजा, इनायत मसीह। जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचा, ISI की नज़र उस पर पड़ गई। उसे पकड़ लिया गया। सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो टूट गया। दर्द में चीखते हुए उसने उगल दिया, मैं एक बड़े एजेंट से मिलने आया हूँ, पाकिस्तान आर्मी में है, नाम है मेजर नबी अहमद शाकिर, असल नाम रविंद्र कौशिक। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर शक गहरा हो गया। नबी का पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने प्लान बनाया। इनायत ने रविंद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। रविंद्र को कुछ पता नहीं था। वो पहुंच गया। बात शुरू हुई। अचानक छिपे हुए सैनिक चारों तरफ से निकल आए। रविंद्र को घेर लिया गया, गिरफ्तार, सियालकोट ले जाया गया। उस पल उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत। फिर शुरू हुई वो नर्क जैसी जिंदगी। 1983 से 1985 तक 2 साल लगातार टॉर्चर। ISI जानना चाहती थी कि उसने क्या क्या जानकारी लीक की है, उसके नेटवर्क में और कौन कौन है। उसे ऑफर दिया गया, भारतीय फौज के सीक्रेट्स बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन रविंद्र कौशिक टूटा नहीं, सारे राज अपने सीने में दबाए रखे। अगले 16 साल तक रविंद्र अलग अलग जेलों में सड़ता रहा। मियांवाली सेंट्रल जेल, छोटी सी अंधेरी कोठरी, खराब खाना, ठंडी दीवारें, टीबी हो गई, दिल की बीमारी भी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अपना देश, जिसके लिए उसने जवानी कुर्बान कर दी, उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा, हम इस आदमी को नहीं जानते, कोई मदद नहीं, कोई प्रिजनर एक्सचेंज नहीं। रविंद्र ने चुपके से परिवार को चिट्ठियां लिखीं। पहली बार उन्हें पता चला कि उनका बेटा दुबई में नहीं, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। एक चिट्ठी में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? दूसरे खत में उसने लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता। अमेरिका या इजराइल अपने एजेंट्स को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई डील नहीं हुई। परिवार ने सरकार से बार बार मदद मांगी, कोई फायदा नहीं। पिता जयपुर में इंतजार करते करते गुजर गए। माँ आमला देवी आखिरी सांस तक चिट्ठियां लिखती रहीं। 2006 में वो भी चली गई। 21 नवंबर 2001, ठंड का मौसम। मियांवाली जेल की ठंडी नम दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गईं। सिर्फ 49 साल की उम्र में टीबी और हार्ट फेलियर ने उसकी जान ले ली। कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उसके जिस्म पर नहीं उड़ाया गया। जेल के पीछे एक गंदे सुनसान कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। आज शायद वहां कोई निशान भी नहीं बचा। पीछे रह गया उसका परिवार। छोटे भाई ने बाद में कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस सरकार रविंद्र के काम को स्वीकार करे। जब फौजियों को इतना सम्मान मिलता है तो सब कुछ छोड़कर दुश्मन के देश में काम करने वाले जासूस को क्यों नहीं? आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका बलिदान, उनकी वो दोहरी जिंदगी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। एक जासूस जिसने दुश्मन की वर्दी पहनकर भारत की रक्षा की, जिसने कभी टूटा नहीं, जिसे अपना देश भूल गया, लेकिन देश कभी उसे नहीं भूल पाएगा, क्योंकि सच्चे हीरो कभी नहीं मरते, वे सिर्फ अमर हो जाते हैं। जय हिंद।